राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये एक बात रखना चाहूँगा कि इंडियन साइकोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाई शुड वी स्टडी इंडियन साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। क्या सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी सभ्यता है, हमारा हेरिटेज है, इसलिए तो पढ़ ही रहे हैं, और पढ़ना भी चाहिए इसलिए, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा। राइट, हमारा हेरिटेज है तो हमें ही संभालना है। तो ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट और भी कुछ रीजंस हैं। तो बहुत ब्रीफली मैं आपको कुछ रीजंस प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि पहला एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंडियन साइकोलॉजी का फोकस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे है, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे है। और आज मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में भी इसी दिशा में काम हो रहा है, इसी दिशा में फोकस बढ़ रहा है। आज हम लोग जिनके अंदर कुछ जो मानसिक बीमारी है उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं मानसिक रूप से उनको स्टडी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में किया जाता है। तो इंडियन साइकोलॉजी का तो पूरा फोकस ही इसी दिशा में है, इस पर बहुत बृहद काम हुआ है इंडियन साइकोलॉजी में, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। आज मेंटल हेल्थ की बात हर जगह हो रही है। सोशल कॉन्वर्सेशंस में, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और इंडियन साइकोलॉजी में इसके ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच दी गई है। होलिस्टिक से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि माइंड का संबंध बहुत सी चीज़ों से है। माइंड का संबंध है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ नॉलेज से संबंध है। और हमारा जगत, जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, सोसाइटी है, उससे क्या रिलेशनशिप है, उसको कैसे समझते हैं, देखते हैं, उससे भी मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा संबंध है। तो इंडियन साइकोलॉजी में, या कह लीजिए इंडियन फिलॉसफी में, इन सब चीज़ों को आपस में जोड़कर एक होलिस्टिक अप्रोच प्रेजेंट की गई है। तो इसलिए भारतीय दर्शन भी हमें समझना ज़रूरी है, भारतीय मनोविज्ञान को समझने के लिए पूरी तरह से। अगर हम दर्शन के कुछ मुख्य बिंदु समझ जाएं, कुछ हाइलाइट समझ जाएं, मैं हाइलाइट्स ही प्रेजेंट करूंगा, उन हाइलाइट्स को अगर हम समझ जाएंगे तो हम मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे इंडियन साइकोलॉजी के संदर्भ में। हैप्पीनेस, पीस, कंटेंटमेंट, सुख शांति और संतुष्टि, इस पर जो ज्ञान दिया गया है भारतीय दर्शन में या भारतीय मनोविज्ञान में, वो टाइमलेस है। यानी कि वो उस समय भी सत्य था और आज भी वो सत्य है और आगे भी वो सत्य ही रहेगा, ऐसा उन्होंने ज्ञान दिया है, जिसकी पुष्टि आज की रिसर्च भी कर रही है। और इसके ऊपर मैं आज आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगा कि हैप्पीनेस पे क्या बात की गई है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडियन साइकोलॉजी को पढ़ें। और कुछ इफ़ेक्टिव मेथड्स भी दिए गए हैं फॉर इम्प्रूविंग आवर वेलबींग, मेंटल वेलबींग, जैसे कि योगा। योगा सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी है। और बॉडी का माइंड से तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इस बात की पुष्टि आज की रिसर्च भी कर रही है कि योगा कितना उपयोगी है। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कितनी उपयोगी हैं फॉर एंजाइटी, फॉर पैनिक, फॉर डिप्रेशन, हर चीज़ में प्राणायाम हेल्प कर सकता है। इंडियन फिलॉसफी में तो उसको स्पिरिचुअल वे में प्रेजेंट किया है, लेकिन उसके बहुत से शारीरिक और मानसिक लाभ भी हैं जो साइकोलॉजी के लिए यूज़फुल है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सारी चीज़ें हमारे भारतीय दर्शन में बहुत है। मेडिटेशन के तो इतने मेथड्स दिए गए हैं इंडियन फिलॉसफी में कि आप उसी पे पूरे जीवन पढ़ते रहें तो भी पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, मेडिटेशन के इतने मेथड्स हैं।
दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि यूनिक अप्रोच टू साइकोलॉजी। जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकोलॉजी हम आज पढ़ते हैं, उसमें हम एक साइंटिफिक अप्रोच ये रखते हैं, एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं बेसिकली, कि कॉन्शियसनेस बॉडी का एक प्रोडक्ट है। कॉन्शियसनेस बॉडी से निकला है, या ब्रेन से निकला है कॉन्शियसनेस। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में या इंडियन साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस बॉडी से कहीं पहले है, बॉडी से भी ज़्यादा फंडामेंटल है। इनफैक्ट वो पूरे यूनिवर्स से ज़्यादा फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है। तो ये एक यूनिक अप्रोच हो गई अपने आत्मा यानी सेल्फ को समझने की, कॉन्शियसनेस को समझने की, माइंड को समझने की एक बहुत यूनिक अप्रोच है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन सभी विषयों पे, पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी की बात भी आज हम करेंगे। सत्व रजस तमस, ये जो 3 गुणों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनी है। तो ये सत्व रजस तमस का कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, केवल यहीं पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए भी इंडियन साइकोलॉजी हमें पढ़नी चाहिए। और इंडियन साइकोलॉजी की जो मेथडोलॉजी है, जो मेथड है टू अराइव एट इट्स कंक्लूजन्स, इट्स फैक्ट्स, अपने तथ्यों पर पहुंचने की जो इनकी प्रक्रिया है, वो बिल्कुल अलग है। आज हम साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है, आज की रिसर्च तो उसी से हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम पुरानी मेथडोलॉजी को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि वो कैसे मेडिटेशन के थ्रू, अंतर्मुखी होके, हम बहिर्मुखी होके चीज़ों को देखते हैं। बाहर की जगत में जाकर हम शोध करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। यहाँ पर अंतर्मुखी होकर आप मन को समझते हैं, मन के डिफरेंट स्टेट्स को समझते हैं। उस तरह का शोध हुआ है भारतीय मनोविज्ञान में। तो इसलिए भी ये बहुत यूनिक है। तो ये कुछ रीजंस मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताए, और बहुत से रीजंस हैं। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि मैं इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक बुक लिस्ट अंत में शामिल की है। उस बुक लिस्ट को आप लोग देखिएगा। वो सारी बुक्स ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स मैंने दिए हैं। तो आप उन बुक्स को आप जब देखेंगे तो उसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन में और बहुत से रीजंस बताए हैं कि हमें इंडियन साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। एक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि ये इंडियन साइकोलॉजी आ कहाँ से रही है, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी। तो भारत की तो कोई भी कहानी वेदों से ही शुरू होती है। तो वेद हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, प्राइमरी ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के नाम हम सब ने सुन रखे हैं, सबको कंठस्थ हैं ये चारों नाम। पढ़े कभी नहीं होंगे शायद, लेकिन नाम पता है। वेदों के 4 सेक्शंस हैं, उनमें पहला सेक्शन कहते हैं संहिता को। संहिता इज द मेन सेक्शन ऑफ द वेदा, वेयर यू फाइंड द मंत्रस। जो मंत्र आज भी हम उपयोग करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, ये सभी मंत्र जो हैं ये वैदिक संहिता में दिए गए हैं। वैदिक संहिता में क्या है, देवताओं की स्तुति गाई गई है। तो वहां पे भी बहुत ज्ञान है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी वहां बहुत ज्ञान है। श्री औरबिंदो ने जो इंटीग्रल योगा दिया है वो इन संहिताओं से लेकर दिया है। लेकिन संहिताओं पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, हमें संहिताओं को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इंडियन साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में। वो हम लोग दर्शन में ज़्यादा पढ़ते हैं। और ये संहिता अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज किए गए थे, जो इसका पीरियड 1500 टू 1000 BCE माना जाता है। फिर इन्हीं संहिताओं को पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से पढ़ाया और इनको इंटरप्रेट किया। तो इनकी कई शाखाएं हो गई, आज भी उनमें से कई शाखा जीवंत हैं। तो इसके बाद के जितने भी वेदों के भाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये अनेकों हो गए।
एक ही संहिता के अनेकों ब्राह्मण, अनेकों आरण्यक और अनेकों उपनिषद हो गए। ठीक है, तो ब्राह्मण और आरण्यक में तो रिचुअल के बारे में बात है, कर्म कांड के बारे में बात है, वो भी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद हमें पढ़ने की आवश्यकता है। उपनिषद को हम कहते हैं ज्ञान कांड। इसके पहले की तीन जो है वो है कर्म कांड, जहां पे रिचुअल की ज्यादा बात हुई है, यज्ञ की ज्यादा बात हुई है। लेकिन जो उपनिषद है वो है ज्ञान कांड, इसी को हम वेदांत कहते हैं। जो आज का विषय है वेदांत, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि वेदांत कहाँ से आया शब्द, क्यों कहते हैं इसको वेदांत। क्योंकि वेदों के अंत में आता है, इसलिए इसको कहते हैं वेदांत। सिंपल। तो ये जो उपनिषद हैं, इसी का नाम वेदांत है। इसी में सारी फिलॉसफी है। कॉन्शियसनेस के बारे में इसमें बृहद व्याख्या दी गई है, और माइंड के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, हैप्पीनेस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उपनिषद इज अवर मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। Upanishads are referred to as Vedanta because they are the concluding text of Vedic literature. This is one of the reasons why we call them Vedanta. Another reason is कि ये वेदों का सार है, वेदों का एसेंस है, पूरे वेद का सार इसमें निहित है। और जो वेदों का अंतिम लक्ष्य है, जिस ज्ञान तक वेद हमें ले जाना चाहते हैं, वो भी इन्हीं उपनिषदों में बताया गया है कि मैं कौन हूँ, सेल्फ नॉलेज, यही तो वेदों का लक्ष्य है। तो वो इस उपनिषद में, इन उपनिषदों में दिया गया है ये ज्ञान, तो इसलिए भी इन्हें वेदांत कहा जाता है। और उपनिषद शब्द जो है, इसका अर्थ क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। उप का अर्थ होता है पास, समीप, नी का अर्थ होता है नीचे, और शद का होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, मूल अर्थ है। और क्योंकि इन सभी उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद है, ओके, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स in conversation with each other, talking about different topics including mind, consciousness, self, personality, relationships with others, ये सारे विषयों पर इन्हीं गुरु शिष्य संवादों के थ्रू बताया गया है। अब क्योंकि ये नॉलेज बड़ी सटल है, तो इसलिए गुरु के समीप बैठना पड़ेगा। समीप इसलिए क्योंकि थोड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा। अगर केयरफुली नहीं समझेंगे तो मिस कर देंगे आप। इसको उपनिषद को रहस्य कहा जाता है। उपनिषद का एक दूसरा नाम है रहस्य। रहस्य शब्द तो आप सब जानते ही हैं। रहस्य का मीनिंग क्या होता है? रहस्य का मीनिंग होता है सीक्रेट। और सीक्रेट किसी को ऐसे अनाउंस करके तो बताया नहीं जाता है। सीक्रेट तो कान में कह दिया जाता है, विस्पर किया जाता है। तो उसी प्रकार से उपनिषद है कि गुरु शिष्य के कान में बस एक विस्पर कर देता था कि आपका सत्य ये है, बस उसी से ज्ञान हो जाता था। तो इसलिए ये इसका नाम उपनिषद पड़ गया। माइंड कमिंग क्लोज टू द ट्रूथ, ये भी एक इसकी दूसरी परिभाषा है। तो इसलिए इसको उपनिषद कहा जाता है। जनरली एक आम व्यक्ति माइंड एंड बॉडी को ही सेल्फ मानता है, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फ, आई, then we talk about the body and the mind. But when we talk about Vedanta, what is the view of Vedanta on the self? Then according to Vedanta, body and mind is not the self. Body and mind self नहीं है। क्या self है? Consciousness self. Consciousness तो mind में ही है, ऐसा हमें लगता है। कॉन्शियसनेस माइंड से अलग थोड़ी है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वेदांत के नजरिए में कॉन्शियसनेस माइंड से पहले है। कॉन्शियसनेस इज मोर फंडामेंटल
देन द माइंड। माइंड कॉन्शियसनेस से आया है, कॉन्शियसनेस माइंड से नहीं आई है। समझ रहे हैं? पूरा इन्वर्ट करके देख रहे हैं, रिवर्स वे में देख रहे हैं। कॉन्शियसनेस, यही कॉन्शियसनेस जो आप, जिसको महसूस कर रहे हैं आप, विच द सेम कॉन्शियसनेस विच इज राइट नाउ अवेयर ऑफ what is being spoken over here, that very consciousness we are talking about, वो कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य जो कि हर क्षण हर चीज का साक्षी है, इट इज द विटनेस। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चले साथ में, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये ऑब्जर्व कर रही है, यही आपका सत्य है, यही आप है। माइंड तो बदलता है ना? अभी माइंड कर रहा है कि पढ़ें इंडियन साइकोलॉजी, 10 मिनट बाद लगेगा अरे बोर हो रहे हैं, है ना? तो माइंड तो बदल गया, कॉन्शियसनेस नहीं बदली। कॉन्शियसनेस उसको देख रही है अभी भी वैसी की वैसी। बॉडी में परिवर्तन आ गया बचपन से लेके आज तक, आगे और परिवर्तन आ जाएंगे, हर क्षण बदल रहा है, लेकिन कॉन्शियसनेस उसको हमेशा देख रहा है। तो वो कॉन्शियसनेस ज्यादा फंडामेंटल है, वही आपका सत्य है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। सो माइंड से हमें कॉन्शियसनेस पे आना है, बॉडी से हमें कॉन्शियसनेस पे आना है। ये उपनिषद का एम है कि आपको आत्मा का ज्ञान कराया जाए, आपके ट्रू सेल्फ का ज्ञान कराया जाए। सो द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द उपनिषद्स इज सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान कह सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ज्ञान लेकिन लिखते हैं JNANA, क्योंकि एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली में ज्ञान ही होना चाहिए। हिंदी में हम लोग ज्ञान बोलते हैं लेकिन उसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन ज्ञान ही होता है। क्यों पाना है ये ज्ञान? Why should we worry about self knowledge? Why should we talk about self knowledge? Because through this knowledge we can attain liberation, moksha. Moksha, liberation, is the ultimate purpose of life according to the Upanishads. Liberation from the cycle of birth and death and from all our suffering. देखिए, हम और आप सभी ये पाना चाहते हैं, बस इसके बारे में अवेयर नहीं है। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई दुखों से मुक्त होना चाहता है। लेकिन दुखों से मुक्त कैसे होंगे? जब तक आप अपने आप को शरीर और माइंड, मन, बुद्धि, शरीर, इनसे आप अपने आप को सीमित मानेंगे, इन्हीं से आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। साइकोलॉजी में आप काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं, तो उसमें हर कोई अपने इश्यूज लेके आता है, वहाँ पे आप सबके दुखों का निवारण करने की चेष्टा करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हम भारतीय दर्शन के अनुसार देखेंगे तो आपको उनको एक होलिस्टिक अप्रोच देनी पड़ेगी कि आप बॉडी एंड माइंड नहीं है, इनसे आइडेंटिफाई मत करिए, अपने इमोशंस से आइडेंटिफाई मत करिए, अपने फीलिंग से आइडेंटिफाई मत करिए, आप उनसे थोड़ा पीछे हटके अपने कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश हो जाइए, अपने ट्रू सेल्फ को जानिए। उस ट्रू सेल्फ में सारा आपका हैप्पीनेस छुपा हुआ है, आपका सारा सुख आनंद वहीं छुपा हुआ है। आप उसको जानेंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये सेल्फ नॉलेज की बात हो रही है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है बात करने में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए नहीं, उसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। कोई भी कोर्स हम करते हैं उसका हम देखते हैं कि उससे हमें कुछ प्रैक्टिकली उससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। वैसे ही उपनिषद भी है, आपको एक प्रैक्टिकल रीजन दे रहे हैं इस ज्ञान के लिए। Therefore, self knowledge is the ultimate purpose of human life. पर्पस समझना बहुत जरूरी है लाइफ का।
अगर लाइफ का पर्पस हमने नहीं समझा तो हम भटकते रहेंगे, है ना। जो भी हम अपनी लाइफ का उद्देश्य मान लेंगे, हम उसी के लिए कार्यरत होंगे, उसी में लग जाएंगे। और अगर हम ये समझेंगे कि हमें पर्पस है अपने आप को जानना और समझना, तो फिर हम उसमें लग जाएंगे, राइट। तो पर्पस समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारे भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों ने एक कॉन्सेप्ट माना है, वो है पुरुषार्थ। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आपके फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है इस पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट को समझना। आई एम श्योर आप लोगों ने मैस्लोज हायरार्की ज़रूर पढ़ा होगा। पढ़ा होगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा, मैस्लोज हायरार्की आप लोगों ने पढ़ा है क्या? एनीबडी? आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। एनीवन? Uh, no, sir, not that we are aware of. अच्छा अच्छा, Idea नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, मैस्लोज हायरार्की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी में, जिसमें वो ये बात करते हैं कि ह्यूमन नीड्स एक पिरामिड में है। पहले हमें खाने पीने की आवश्यकता होती है, बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन अल्टीमेटली जब हमारी बेसिक नीड्स मीट हो जाती है, फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एट द टॉप रखते हैं। ऑल राइट, यहाँ भी हम सेल्फ नॉलेज को एट द टॉप रखते हैं। बेसिक नीड्स जो है हमारी, अर्थ काम, अर्थ मीन्स वेल्थ, बेसिकली अर्थ मीन्स मनी। मनी के साथ साथ में सोशल स्टेटस और जो भी जो मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स हैं इस वर्ल्ड के, वो सभी आ जाते हैं अर्थ के अंदर। यू नो, आप करियर की बात करते हैं, सोशल स्टेटस की बात करते हैं, तो किसी का एम ये हो सकता है लाइफ में कि हमारा बड़ा अच्छा करियर हो, हमारा हमें सक्सेस मिले, उसी में वो पूरा जीवन लगा देता है। तो वो अर्थ, उसको हम कहते हैं। काम किसको कहते हैं? प्लेजर को कहते हैं। जो सेंसेस के प्लेजर्स हैं, उसको काम कहते हैं। जनरली जो 99% जनता है, वो अर्थ और काम इसी में रहती है, सीमित रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ धर्म के बारे में समझते हैं। धर्म से यहाँ पे मतलब रिलीजन नहीं है, ये ध्यान रखिए। धर्म से यहाँ पे मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म से मतलब है एथिक्स, यानी कि द राइटियसनेस, गुड एक्शंस, गुड वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, मॉरलिटी। यहाँ पे धर्म से मतलब वो है। और धर्म से मतलब है जो वैदिक जो धर्म है, वो भी इसका अर्थ इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि जो वेदों ने आपको गाइडेंस दी है रिगार्डिंग गुड एंड बैड, पुण्य एंड पाप, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, यानी कि सेल्फ नॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं, आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचते हैं। और उपनिषद ये कहते हैं कि आत्मज्ञान में ही आपको लिबरेशन मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप सब जगह ट्राई कर रहे हैं फॉर दैट सेम लिबरेशन। यू आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस इन अर्थ, काम एंड ऑल्सो इन धर्म। यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग परमानेंट, बेसिकली परमानेंट। कोई भी टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है फॉर एवर एंड एवर, हैप्पीली एवर आफ्टर, हर कोई चाहता है। तो ये हैप्पीली एवर आफ्टर और फॉर एवर और जो परमानेंट है, ये टेम्पररी चीजों से तो मिल नहीं सकता। टेम्पररी चीजें तो जैसे ही आपके पास आएंगी, आपके मन में एक डर आ जाएगा कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, है ना। इनसिक्योरिटी आ जाएगी, एक एंजाइटी आ जाएगी।
फियर आ जाएगा, उसी से सारी सफरिंग होगी, सॉरो होगा, दुख, उसी से फिर मेंटल एजिटेशन होगा, क्रोध होगा कि अरे ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, या मुझसे छूट क्यों गया। तो आप देखिए सारी मेंटल इश्यूज जो हैं वो यहीं पे जुड़ जाती हैं कि आप इम्परमानेंट चीजों में, जो चीजें आनी जानी हैं उनमें आप अपने आप को उलझाए हुए हैं। तो उपनिषद आपको, वेदांत आपको परमानेंट की ओर ले जाना चाहता है, जो आपसे कभी नहीं छूटेगा, जो आपका सत्य है। इसलिए वो उसको समझना जरूरी है, उसी में लिबरेशन मिलेगा। सो वन इज टू सीक द लिमिटलेस, नॉट द टेम्पररी। One is to seek the eternal, which alone can liberate you permanently. This is why we are talking about Vedanta. ये जो वेद और उपनिषद हैं, इन्हीं के आधार पर अनेकों दर्शनों की स्थापना हुई प्राचीन काल में, जिसमें से कुछ नास्तिक हैं और कुछ आस्तिक हैं। नास्तिक का अर्थ यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा हम आज मानते हैं कि भगवान को मानना या नहीं मानना। नास्तिक का अर्थ है कि जो वेदों को मानते हैं कि नहीं। तो नास्तिक वाले नहीं मानते हैं वेदों को, आस्तिक वाले मानते हैं वेदों को। तो आस्तिक 6 हैं, नास्तिक 3 हैं। ये केवल जस्ट आपको एक बैकग्राउंड के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। आपको बस इतना समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि बौद्ध कहाँ आता है, वेदांत कहाँ आता है। दोनों आपको लगेगा बात तो सेम कह रहे हैं, लेकिन उनका नज़रिया बहुत अलग है। बौद्ध इस तरफ है रेखा के, और वेदांत इस तरफ है। वेदांत वेदों को मानता है, वैदिक फिलॉसफी पे बेस्ड है। बौद्ध वैदिक फिलॉसफी के अगेंस्ट है। ऑल राइट, सो ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं, इसलिए जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ये आपको बताया है। योगा भी शायद बीए के कोर्स में है, सांख्य आपके बीए के कोर्स में है, तो वहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि वो भी एक आस्तिक दर्शन है। अब अगर हम वेदांत दर्शन पे आ जाए, एक्चुअली क्या है, अगर 1 मिनट के लिए मैं पीछे जाऊं, तो यहाँ पे जो मैंने ये वेदांत लिखा है 6ठे नंबर पे, इसका अर्थ ये है कि जो वेदों और उपनिषदों में कहा गया है उसका एनालिसिस किया गया, और उसके आधार पर एक फिलॉसफी और एक साइकोलॉजी डेवलप की गई। तो उपनिषद तो है बेसिक वेदांत, लेकिन उसके आधार पर आगे चलकर जो फिलॉसफी डेवलप की गई उसका नाम भी वेदांत है। तो वेदांत के फाउंडेशनल टेक्स्ट्स क्या हैं? कौन से टेक्स्ट हैं जिनको हमें पढ़ना है वेदांत में? उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीन हैं। इनको प्रस्थान त्रयी हम लोग कहते हैं। प्रस्थान त्रयी मतलब अगर वेदांत पढ़ना है तो इनकी ओर प्रस्थान करना पड़ेगा, इनकी ओर जाना पड़ेगा, और कहीं नहीं जाना है। पुराण नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। पुराण में भी यही ज्ञान है, लेकिन अगर हमें बेसिक वेदांत समझना है, अथॉरिटेटिवली जो उसमें कहा गया है वो समझना है, तो हमें यही 3 पढ़ने हैं, जिसमें से उपनिषद मैंने आपको थोड़ा बताया है। भगवद गीता कल मैं आपको बताऊंगा, और भगवद गीता से तो हम सभी फेमिलियर हैं। ब्रह्म सूत्र एक थोड़ा सा एडवांस टेक्स्ट है, जो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साइकोलॉजी के लिए, वो फिलोसफिकल टेक्स्ट है। ये जो 3 टेक्स्ट हैं, इनको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया गया। एक्चुअली भारतीय संस्कृति जो है हमारी, ये इतनी डाइवर्स है, हमेशा डाइवर्स रही है, कि यहाँ पर एक ही विषय पर अनेकों मत इमर्ज हो जाते हैं, है ना। तो एक उपनिषद पर या एक गीता पर अनेकों इंटरप्रिटेशंस आ गई, अनेकों इंटरप्रिटेशंस आ गई।
तो इसलिए अनेकों वेदांत हो गए। तो जिस वेदांत की बात आज हम करेंगे उसका नाम है अद्वैत वेदांत। यही वेदांत पढ़ा जाता है जनरली, अद्वैत वेदांत। इसके स्थापक शंकराचार्य थे। और इसका जो बेसिक मेन कोर फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत की, वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ये इसकी सेंट्रल थीसिस है। आप कोई भी अद्वैत वेदांत की बुक उठा के देख लेंगे, उनकी शुरुआत इसी वाक्य से होती है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। इसी की व्याख्या मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि ये पूरा जगत जो है, जो हमें दिख रहा है, ये सत्य नहीं है। वी डोंट टेक इट एज रियल। दिस इज नॉट रियल। वॉट इज रियल? ब्रह्म इज रियल। वॉट इज ब्रह्म? कॉन्शियसनेस। उसी कॉन्शियसनेस को हम ब्रह्म कहते हैं। तो दैट कॉन्शियसनेस ब्रह्म इज रियल, the world is not real, it is mithya. And the jiva means the individual person, the being. That individual is also that same Brahman. The world is also that same Brahman. The jiva is also that same Brahman. यानी कि अर्थ ये हुआ कि वो जो कॉन्शियसनेस जिसको हम ये आज तक मानते आए हैं कि वो हमारे माइंड में ही है, एक्चुअली में तो वो कॉन्शियसनेस हर जगह है। वो कॉन्शियसनेस ही है हर जगह, ये जगत वगैरह नहीं है। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत का मानना है। इसीलिए उसको कहते हैं अद्वैत, यानी दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो है कॉन्शियसनेस, और कुछ दूसरा नहीं। तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ओनली कॉन्शियसनेस इज रियल? उनकी रियलिटी की क्या डेफिनेशन है? रियलिटी की उनकी बहुत अच्छी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो है त्रिकाल अबाधित। त्रिकाल अबाधित, इतनी सिंपल डेफिनेशन रियलिटी की है, लेकिन इतनी पावरफुल डेफिनेशन है कि जिसको आप कभी जुटला ना सके वही सत्य है, जिसको आप कभी नेगेट ना कर सके वही सत्य है। वेरी सिंपल। यानी कि जो सदा रहे वही सत्य है। समथिंग विच ऑलवेज, दैट इज रियल। ये उनकी डेफिनेशन है रियलिटी की। जैसे अगर हम आम भाषा में भी अगर बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, सो ये एक सत्य है। ये सत्य इसलिए क्योंकि इसे कोई नकार नहीं सकता। इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, दैट इज व्हाई वी से इट इज रियल। अगर मैं कहूं अर्थ गोल नहीं है, चकोर है, तो ये सत्य नहीं होगा क्योंकि इसे झुटलाया जा सकता है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर हम इसको वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कहते हैं कि इस पूरे जगत की हर चीज को झुटलाया जा सकता है, क्योंकि ये जगत हर क्षण बदल रहा है। जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं रहेगा। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। जो वर्ल्ड अभी है वो अगले क्षण नहीं है, तो उसको हमने अगले क्षण नेगेट कर दिया। ये बॉडी भी उसी तरह से हर क्षण बदल रही है, माइंड भी उसी तरह से हर क्षण बदल रहा है। ये सब कुछ हम नेगेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस को नहीं नेगेट कर सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो उस सारे परिवर्तन का साक्षी है जो खुद नहीं बदलता है, वो हमेशा रहता है। तो इसलिए वो कॉन्शियसनेस ही एकमात्र सत्य है। तो ये जगत क्या है फिर? जगत है मिथ्या। मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं है। मतलब मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि जगत है ही नहीं। जगत तो दिख रहा है, तो मतलब कुछ तो है। तो ये क्या है? इसके लिए इन्होंने एक नया शब्द निकाला है, मिथ्या।
मिथ्या का अर्थ है कि समथिंग विच अपीयर्स टू एग्जिस्ट बट इट कैन बी नेगेटेड। ये सत और असत दोनों से विलक्षण है। ये ना सत है ना असत है, दोनों से अलग है। असत क्यों नहीं है? क्योंकि असत वो होता है जो जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जिसका कभी कोई अस्तित्व नहीं होता वो असत होता है। जैसे कि हम लोग भारतीय दर्शन में एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल देते हैं, बंध्या पुत्र, बैरन वुमन्स सन। बैरन वुमन का सन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो असत्य है, एक चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। मिथ्या उससे अलग है। मिथ्या का कुछ एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन पूरी तरह से वो सत्य भी नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसको नेगेट कर सकते हैं, वो हर क्षण जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों से अलग है। इसलिए हम इसको कहते हैं अनिर्वचनीय, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता ये है कि नहीं है। इसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो ये बात हो गई। तो इसलिए जैसे एक अगर हम एक कुम्हार की दुकान में जाएं, एक पॉटर शॉप में, तो वहाँ पे कई वस्तुएं रखी होंगी और सभी का सत्य एक मिट्टी ही है। उसी प्रकार इस जगत का, पूरे जगत का सत्य वो कॉन्शियसनेस ही है। इसलिए हम इसको कहते हैं अद्वैत वेदांत। अब अगर हम इस कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा सा समझना चाहें, बिकॉज साइकोलॉजी में तो कॉन्शियसनेस एक मुख्य विषय है, उसको आप लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में वेदांत ने क्या कहा है? सबसे पहले तो वेदांत ने उसको नाम दिया है ब्रह्म, और उसके बारे में कहा है कि इट इज सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्यम मीन्स एग्जिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही एग्जिस्ट करता है और तो सब कुछ आना जाना है। सत्यम का मीनिंग हो गया कि इट इज रियली समथिंग विच एग्जिस्ट्स। ज्ञानम, ज्ञानम का जनरल मीनिंग तो आप लोग समझते हैं नॉलेज, लेकिन इन द उपनिषदिक लैंग्वेज ज्ञानम मीन्स कॉन्शियसनेस। चित्त और चैतन्य शब्द कम ही यूज हुए हैं उपनिषद में, ज्ञानम शब्द ज्यादा यूज हुआ है, या विज्ञानम, प्रज्ञानम, ये शब्द यूज हुए हैं। एक्चुअली उसका रीजन ये है कि नॉलेज क्या है, कॉग्निशन क्या है? कॉन्शियसनेस ही तो है। कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग इज व्हाट वी कॉल नॉलेज। कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग इज नॉलेज। सो इसलिए ये ज्ञानम शब्द का उपयोग यहाँ पे करते हैं। और अनंतम, इट इज लिमिटलेस, मतलब उसको देश काल में सीमित नहीं किया जा सकता, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो उसका कोई आदि अंत नहीं है, वो देश काल से परे है। वो देश काल का भी साक्षी है, देश काल आए जाएगा, लेकिन वो हमेशा रहेगा, अनंत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मन इज ऑल परवेजिव, मतलब ब्रह्म, ये कॉन्शियसनेस जो है ऑल परवेजिव है। ऑल परवेजिव मतलब सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे माइंड तक ही सीमित है, हर जगह है वो। तो क्वेश्चन ये होता है कि फिर क्या वो स्टोन्स में भी है, वो टेबल में भी है, चेयर में भी है? क्या ऐसा है? तो फिर वो कॉन्शियस क्यों नहीं है? वो नॉन लिविंग थिंग्स क्यों है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में फिर अंतर क्या है? अंतर है माइंड का, और जो हम वेदांत में कहते हैं सटल बॉडी। ये जो कॉन्सेप्ट है सटल बॉडी, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें सटल बॉडी होता है और नॉन लिविंग बीइंग्स में सटल बॉडी नहीं होता है। केवल सटल बॉडी में ही ये कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट करता है, जहाँ सटल बॉडी नहीं है वहाँ ये मैनिफेस्ट नहीं करता है, लेकिन है ये सब जगह। सभी चीज़ों का सत्य ये कॉन्शियसनेस ही है। ब्रह्म
यानी ये कॉन्शियसनेस जो है ये सिर्फ एक है, वन कॉन्शियसनेस, अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, मीनिंग कि ऐसा नहीं है कि मेरी कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस अलग है। इस क्लासरूम में हम अब 44 लोग हो गए हैं, मतलब 44 कॉन्शियसनेस नहीं है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस एक ही है। माइंड अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, कॉन्शियसनेस तो सेम है। ये अद्वैत वेदांत कहता है, ठीक है। और इसी वन अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं और आत्मा भी कह सकते हैं, इसी कॉन्शियसनेस को। इसी के दो नाम हैं। जब हम इसे पूरे जगत का सत्य मानेंगे तो हम इसे ब्रह्म कह देंगे, जब हम इसे अपना सत्य मानेंगे तो आत्मा कह देंगे। आत्मा शब्द का लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ। सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब क्या? सेल्फ रिलायंट, यू डोंट, सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। तो उसमें हम किसी आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि अपने ऊपर निर्भर करना है, सेल्फ। तो आत्मा शब्द का बड़ा सिंपल मीनिंग है, बड़ा, हम लोग जनरली आत्मा शब्द से बड़ा डरते हैं कि आत्मा 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 क्या है आत्मा, लेकिन आत्मा शब्द का मीनिंग बड़ा सिंपल है, उसका मीनिंग है सेल्फ। और सेल्फ क्या है? कॉन्शियसनेस है, बॉडी माइंड नहीं। और वो हम सबका सेल्फ एक ही है, अलग अलग नहीं। और इसी बात को उपनिषद्स में महावाक्यों में कहा गया है। 4 महावाक्य माने गए हैं। फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में मैं नहीं कह सकता इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो 4 वाक्य हैं इनको महावाक्य कहा जाता है। इनके द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जो पूरे जगत का सत्य है वही इस जीव का सत्य है। ये इन महावाक्यों में सिद्ध किया गया है और इन्हीं को हम पूरे वेदों का सार मानते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म इज स्वतंत्र, मीन्स दिस कॉन्शियसनेस इज इंडिपेंडेंट, मीन्स कि ये माइंड पे डिपेंडेंट नहीं है, बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, बाकी सब चीजें इस पे डिपेंडेंट है। ऑल राइट। ये इटर्नल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नित्य है, अनचेंजिंग है, सब कुछ बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगी, इसका कोई रूप नहीं है, फॉर्मलेस, निराकार है, इसमें कोई गुण नहीं है, ना लाल है ना पीला है, ना छोटा है ना बड़ा है, कोई इसके गुण नहीं है, निर्गुण है, एट्रीब्यूटलेस। इट इज डिविजनलेस, कोई भेद नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा नहीं कि ये इधर कॉन्शियसनेस छोटी सी अलग हो गई, फिर उधर अलग हो गई, छोटी सी अलग हो गई, कोई भेद आ गए, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, कुछ भी भेद होंगे या कुछ भी गुण होंगे या कोई भी रंग रूप होगा तो वो फिर सीमित हो जाएगी, कॉन्शियसनेस लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन हम पहले ही बोल आए हैं कि कॉन्शियसनेस अनंत है, वो देश काल से परे है। तो अगर अनंत है तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता फिर। ऑल परवेजिव है, सर्वव्यापक है, विभू, सेल्फ एविडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ एविडेंट मीन्स कॉन्शियसनेस का नेचर जो होता है वो अपने आप को खुद ही रिवील करती है। कॉन्शियसनेस, अभी आप कॉन्शियस है, इस बात को प्रूव करने के लिए आपको किसी और व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं कि चेक करो मैं कॉन्शियस हूं कि नहीं। आप जानते हैं आप कॉन्शियसनेस है, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज रिवीलिंग इटसेल्फ, है ना। तो इट इज सेल्फ एविडेंट, ये सब चीजों की साक्षी है, सारे परिवर्तन की यही साक्षी है। ये कुछ भी नहीं करती है, इट इज अ नॉन डूअर, अकर्ता। कॉन्शियसनेस डज नॉट डू एनीथिंग, द बॉडी एंड माइंड परफॉर्म्स एक्शंस,
Consciousness is simply a witness. Okay, consciousness is an inactive substance and it is abhokta. Means अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो वो पेन बॉडी में हो रहा है, कॉन्शियसनेस में नहीं हो रहा है. अगर बॉडी को भूख लगी है तो बॉडी को भूख लगी है, कॉन्शियसनेस को नहीं लगी है. अगर माइंड में डिप्रेशन है या माइंड में कोई दुख है तो वो माइंड को है, कॉन्शियसनेस को नहीं है. यानी कि इसका इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ कि अगर कोई कहता है कि मैं दुखी हूं तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं दुखी नहीं हूं, मन में दुख है. मैं तो हमेशा उससे अलग है. आत्मा यानी कि जो कॉन्शियसनेस है वो तो हमेशा उससे अलग है. मैं कभी दुखी नहीं होता, मैं कभी सुखी भी नहीं होता, मैं तो हमेशा उससे अलग है. तो वो नॉन इंजॉयर है, अभोक्ता है. एंड इटर्नली फ्री मतलब नित्य मुक्त, यानी कि वो कभी भी सुख दुख जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता. जैसा कि हमने कहा वो इटर्नल है, उसका ना आदि है ना अंत है, तो वो बंधेगा कैसे? इट इज नित्य मुक्त. बंधा हुआ कौन है ये हम अभी आपको बताएंगे. एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माया का, कि ये जो पूरा जगत हमको भासित हो रहा है, द अपीयरेंस विच वी आर एक्सपीरियंसिंग, द रीजन फॉर दिस इज माया. From psychology point of view, we don't need to study Maya too deeply. So I have just given very briefly what is Maya about. So Maya is a Shakti, a power which consists of Avaran and Vikshep. Means it hides the truth and projects the reality. It hides the truth and projects the mithya appearance. जैसे एक मैजिशियन होता है. एक मैजिशियन किसी चीज को छुपा के फिर कुछ और आपके सामने प्रेजेंट कर देता है तो हम लोग सब वाह वाह करने लगते हैं. वैसे ही हम इस जगत को देख के वाह वाह कर रहे हैं, है यहाँ कुछ नहीं. तो ये माया है. अब क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में ही रहते हैं तो हमने माया शब्द सुना हुआ है. माया का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है. Maya's existence is also dependent upon Brahman. Therefore, Maya is also mithya. Only Brahman is real. ये बात हमें याद रखनी है. और because of Maya, Brahman apparently becomes ईश्वर. मतलब वैसे तो ब्रह्मन इनएक्टिव है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन माया के द्वारा, क्योंकि ये जगत अपीयर हो रहा है, तो जगत के संदर्भ में ब्रह्मन इस जगत का ईश्वर हो गया. जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत कॉमनली दिया जाता है कि एक एक्टर है, उसने एक प्ले में एक सर्टेन रोल लिया है, तो वो एक रोल अदा कर रहा है अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटी के थ्रू. तो उसी तरह से ब्रह्मन अपनी शक्ति माया के थ्रू एक ईश्वर का रोल अदा कर रहा है. वैसे वो अपने आप में एसेंशियली वो एक शुद्ध चैतन्य सब्सटेंस है. और वैसे ही माया के द्वारा वो जीव का भी रोल अदा कर रहा है. हम सब जीव जो हैं वो हम भी माया के द्वारा ब्रह्म के रूप हो गए हैं. तो ब्रह्म है और ब्रह्म में माया ऐड कर दीजिए तो इसको हम ईश्वर कहते हैं. जो शिव और शक्ति का जो रूप है वो यही ब्रह्म और माया है. जो विष्णु और लक्ष्मी का जो रूप है वो यही ब्रह्म और माया है. एक शिव है और एक शक्ति, इनको हम साथ में ईश्वर कहते हैं. और इसी से पूरा यूनिवर्स निकला है. ठीक है, तो ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कल हम जब भगवत गीता पे बात करेंगे तो वहां ईश्वर का बहुत रोल हो जाएगा मेजर, और भक्ति का रोल हो जाएगा मेजर. तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था.
फिर माया में 3 गुण हैं. माया is composed of 3 qualitative elements, guna, sattva, rajas and tamas. Everything in the universe is a combination of these gunas in different proportions. Body, mind, सब चीज इन्हीं गुणों से मिलके बना है. किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण कम है, इसीलिए ये सारी डाइवर्सिटी नजर आ रही है. इन गुणों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है भारतीय दर्शन में जगह जगह. थोड़ा बहुत ही ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, बाकी आप बुक में पढ़िएगा. सत्व, सत्व इज फॉर ब्राइटनेस, लाइट. कहीं पे भी अगर रोशनी है तो वो सत्व के कारण है. हल्कापन, लाइटनेस भी सत्व के कारण है. नॉलेज, कॉग्निशन जिसको हम कहते हैं, जो साइकोलॉजी में आप लोग स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, तो वो नॉलेज भी सत्व के कारण ही संभव है. जहां पे सत्व है वहीं पे कॉन्शियसनेस पेनिट्रेट कर पाती है, वहीं पे ज्ञान हो पाता है. जैसे अगर एक पत्थर रख दें और एक क्रिस्टल रख दें और दोनों पर लाइट डाली जाए, तो पत्थर में से तो लाइट पास नहीं होगी, क्रिस्टल में से होगी. दोनों का मटेरियल अलग है, राइट. सो उसी तरह से सत्व इज लाइक अ क्रिस्टल. उसको कहा भी जाता है कि स्फटिक मणि के समान है, वो क्रिस्टल के समान है. उसके थ्रू कॉन्शियसनेस पेनिट्रेट कर सकती है, मैनिफेस्ट कर सकती है. और हैप्पीनेस भी वहीं हो सकती जहां सत्व हो. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब मन सात्विक होगा तभी हैप्पीनेस आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. अदरवाइज तो सौरो ही सौरो रहेगा. रजस, रजस इज फॉर स्टिम्युलेशन, डिजायर. डिजायर एक शब्द यहाँ रह गया, मैं लिख दूंगा. डिजायर एंड एक्टिविटी मीन्स जो भी मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी टेंडेंसीज एमर्ज हो रहे हैं, ये रजस के कारण हो रहे हैं. तमस is for ignorance, dullness, lethargy, sleep. अच्छा, जरूरी तीनों है. ऐसा नहीं है कि तमस अपने आप में कोई बुरी चीज है. भाई, अगर हमें जगना जरूरी है तो सोना भी जरूरी है, राइट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट तमस, बट लिटिल बिट. पूरे दिन नहीं सो सकते हैं. 24 आवर्स में 6 आवर्स स्लीप इज ओनली रिक्वायर्ड. सो उतना ही जरूरी है तमस. बाकी तो हमें सत्व की आवश्यकता है. तो इन वेदांता एंड इन अदर टेक्स्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, they have given ways of improving the sattva in our mind. Basically मेडिटेशन से, प्राणायाम से, या जो भी हम आगे प्रक्रियाएं आपको बताएंगे, उनके द्वारा हम माइंड का सत्व बढ़ा सकते हैं. 1 सेकेंड, आई थिंक किसी का माइक ऑन है, मैं ज़रा उनको म्यूट कर दूं. स्मृति जी का माइक ऑन था. चलिए, मैंने ओके. अच्छा, फिर आ जाइए जीव के कॉन्सेप्ट पे कि ठीक है, आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस जो है, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ. वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस बॉडी माइंड? इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम जीव कहते हैं. ठीक है, तो जीव ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये सभी जीव हैं. और इनके हम लोग 3 बॉडीज मानते हैं. स्थूल शरीर इज फिजिकल बॉडी. दिस फिजिकल बॉडी, which is, we don't need to really talk about the physical body, because फिजिकल बॉडी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि फिजिकल बॉडी क्या है. हम लोग वेदांत की भाषा में कहते हैं कि पंच तत्वों से मिल के बना है. द 5 एलिमेंट्स being space, air, water, fire and earth. In modern terminology we can say it is made of protons and electrons. That is separate, but
from the Vedantic point of view, it is made of the physical form of the 5 elements. अब इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक सटल बॉडी भी है, ऐसा मानते हैं वेदांत में, which is made of the subtle form of the 5 elements. इन्हीं पंच महाभूतों का एक सूक्ष्म रूप भी होता है, उस सूक्ष्म रूप से ये सूक्ष्म शरीर बना होता है. ऑल राइट, तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वहीं पे हमारा माइंड है. ये सूक्ष्म शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जीव है रियली देखा जाए तो. यहीं पे माइंड है, यहीं पे आपकी बुद्धि है, यहीं पे सारे सेंसेस हैं, सब कुछ यही है सूक्ष्म शरीर में. बॉडी तो एक कंटेनर है. और फिर तीसरा एक कारण शरीर भी मानते हैं वेदांत में खास करके, जो कि कोई अलग से एक शरीर नहीं है, केवल जो इग्नोरेंस है, अविद्या है, उसी को हम कारण शरीर कह देते हैं. इग्नोरेंस कौन सी? इग्नोरेंस कोई और इग्नोरेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. इग्नोरेंस ऑफ अवर ट्रूथ, इग्नोरेंस ऑफ आत्मा, उसी इग्नोरेंस की बात हो रही है. उसी इग्नोरेंस की वजह से जो जीव है वो साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसा हुआ है, इसलिए वो उसको कारण शरीर कहा गया है. इट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज ऑफ द जीव, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कारण शरीर. And all these three are mithya. None of them is what you really are. The reality of you, the true self, is pure consciousness. ये बात तो हमें ध्यान रखनी ही है. 10 मिनट में और 10-15 मिनट में और आपको बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे. सटल बॉडी का थोड़ा सा बता देता हूँ. सटल बॉडी में 19 चीज़ें हैं. 19 चीज़ें हैं. क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियस, organs of knowledge, eyes, ears, nose, tongue and skin. All right, the 5 organs of knowledge. इनका देखिए एक फिजिकल फॉर्म तो है, लेकिन एक सटल फॉर्म भी है. यानी कि आईज की जो विजन है या ईयर्स की जो हियरिंग कैपेसिटी है, वो सब सटल है, तो वो सटल बॉडी का पार्ट है. कर्म इंद्रियाज भी हैं 5 organs of action: speech, hands, legs, organ of procreation, organ of excretion. ये 5 हैं. 5 प्राण भी हैं. ये हो सकता है आप लोग के लिए नया हो. 5 प्राण कौन से होते हैं? 1 pran is for inhalation, another pran is for elimination, which we call apan. Then Vyan is for circulation within the body, Saman is for digestion, and Udan is for the growth of the body. All right, तो ये हम 5 प्राण मानते हैं. ये भी सब सटल है. And then we come to the mind, which is antahkaran. We call it antahkaran. Okay, and within the antahkaran or mind, we have 4 components. उन्हीं की बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं. अंतःकरण लिटरली मीन्स द इनर इंस्ट्रूमेंट. ऑल राइट, जैसे जो सेंसेस हैं, आईज एंड ईयर्स एंड सो ऑन, दे आर एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज. बाहर दिख रहे हैं ये, सो दे आर द आउटर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज. बट माइंड अंदर है, तो वो इनर इंस्ट्रूमेंट्स है. इसलिए अंतः, अंतः मीन्स इनर, करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट. सो इट इज द अंतःकरण, इट इज द इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज. ये इसका लिटरल मीनिंग है. हम ये कहते हैं वेदांत में कि अंतःकरण is essentially made up of vrittis. It essentially consists of vrittis. वृत्ति क्या है? थॉट्स. बेसिकली अभी जैसे आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब वृत्तिज हैं. दीज आर ऑल थॉट्स, थॉट मॉडिफिकेशंस. तो पूरा माइंड इन्हीं से बना है, वृत्ति से बना है. और ये वृत्ति 4 तरह की होती है. 4 types of vrittis.
पहली वृत्ति है मनस. मनस इज इनडिसीजन. क्लास अटेंड करें या ना करें, इनडिसीजन, डाउट. ओके, थोड़ा आपको लगेगा बड़ा सिंपलिस्टिक है ये, कि इतने कॉम्प्लेक्स माइंड को हम 4 ही चीज़ों में रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये विचारणीय है. एक्चुअली जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है उतना बेहतर है हमारे लिए. तो इन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई किया है चीज़ों को और कहा है कि मनस वो वृत्ति है माइंड की विच इज़ फॉर इनडिसीजन. उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, संकल्प विकल्प आत्मकम मनः. मीन्स कभी ये करूं कभी वो करूं, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम मनस है. It is the sense mind. Basically it is that aspect of the mind which is directly related to the senses. So senses report to the manas, and manas reports it further backwards to the buddhi. Then buddhi is very important. Buddhi is the decision making faculty. So जो decisive वृत्ति है कि हमने डिसाइड किया नहीं क्लास में जाएंगे, आज लेक्चर अच्छा है, आज क्लास में जाएंगे, तो ये डिसीजन की जो वृत्ति आई इसका नाम बुद्धि है. निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि. ये सारी डेफिनेशन दी हुई है तत्वबोध में और बुक में भी आपको मिल जाएंगी. इसी को हम इंटेलेक्ट भी कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज एंड विल. विल से तात्पर्य है जो हमारी फ्री विल का, कि हम ये कर्म करें या वो कर्म करें, जो विल है, विल पावर. सो नॉलेज एंड विल अंडर बुद्धि. देन वी हैव चित्त. चित्त इज फॉर मेमोरी. चिंतन कर्तृ चित्तम मीन्स जहाँ चिंतन होता है पुरानी बातों पर, या जो पहले पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं मन में, वो सारा जो होता है वो चित्त है. इट इज़ द सबकॉन्शियस माइंड. जो सबकॉन्शियस माइंड आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वेदांत की लैंग्वेज में इस चित्त ही है. इट कंटेन्स द इम्प्रेशंस, संस्कारस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. चाइल्डहुड से लेके अभी तक आपको हर चीज़ याद नहीं होगी, लेकिन जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस थे उनके जो इम्प्रेशंस हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा हुए अभी भी हैं, रखे हैं, और जो आज भी आपके बिहेवियर को, आपके एक्सपीरियंसेस को इफ़ेक्ट करते हैं. सो वो उनको हम संस्कार शब्द से कहते हैं. एंड डीप डिज़ायर्स, वासनास मीन्स कि जो किसी के अंदर एक मन में जो बहुत गहरी डिज़ायर है, गहरी चाहत है कि मैं ये पालूँ या वो बन जाऊँ, वो वासनाएं हैं, उनको हम वासना कहते हैं. तो ये सब चित्त के अंदर है. चित्त साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड चौथा है अहंकार. अहंकार का मीनिंग है आईनेस, यानी कि जो हर वृत्ति के साथ में आई जुड़ जा रहा है, कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये पाया, मेरा ये है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है. ये जो आई का थॉट जुड़ रहा है इसका नाम अहंकार है. सो अहम कर्ता अहंकारः. द नोशन आई एम द डूअर इज अहंकार. इसको इंग्लिश में जनरली ट्रांसलेट करते हैं ईगो, बट ईगो आई बिलीव कम्स फ्रॉम द philosophy of Freud, where he has used the word in a very specific way. उनका ईगो का कॉन्सेप्ट बड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन हम लोग जो जनरली ईगो से समझते हैं सेल्फिश होना या सेल्फ सेंटर्ड होना, तो उस सेंस में हम अहंकार को यूज़ कर सकते हैं कि जब आप अपने आप को इस बॉडी माइंड से ही आइडेंटिफाई करें और फिर आप यही माने कि
आप यही कहें कि मैं अपने बॉडी माइंड के नीड्स एंड डिज़ायर्स को फुलफिल करने में ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ, तो उसको हम ईगो कहेंगे, अहंकार कहेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम इसी बॉडी माइंड को मैं मानते हैं। अहम इति आकार अहंकार मीन्स कि मैं ये आकार हूं, यही अहंकार है ना। तो इस मिस्टेक को हमें करेक्ट करना है इस वेदांत की नॉलेज के थ्रू। ऑल राइट, सो ये अहंकार हो गया। मैं मेरे ख्याल से समय, क्या मेरे पास अभी और समय है? मैम से पूछ लेता हूँ। मैम। उद्धव उद्धव, अगर कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी रह रहा है तो देन यू कैन सम अप इन 5 मिनट्स। ओके मैम, ओके ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सम अप कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि माइंड के बारे में बात हो गई है। इसके आगे का जो चैप्टर है मैं कल बता दूंगा। यहाँ तक के लिए आज रखते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई कवर। तो आप लोग के कोई अगर प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा उद्धव जी का, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने प्रश्न पूछिए। किसी को कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते गुड इवनिंग सर। ये आपके कल के आगे के लेक्चर में क्या ये वेदांत दर्शन में जो ज्ञान वाला पार्ट है, नॉलेज वाला, जिसमें शायद अपार और पार वाला पार्ट होता है, तो वो डिस्कस होगा? हैं। श्योर, वी कैन कीप दैट। आपने मेंशन किया है तो मैं उसको रख लूंगा। पर विद्या और अपर विद्या आप कह रहे हो? यस सर। ऑल राइट, ठीक है, मैं उसको कल रख लूंगा। ओके सर। ऑल बाकी सर, थैंक आज यू फॉर द सेशन, आज इट वाज के वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। आज के लेक्चर में जो भी प्रश्न स्टूडेंट्स आपके मन में आ रहे हों, वो जरूर पूछिए। इट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क। हाँ, पूछ लीजिए, क्योंकि वेदांत देखिए सिंपल नहीं है। मैंने तो बड़ी मतलब मैं कहूँगा बड़ी मुश्किल से, जैसे कहते हैं ना, सागर को गागर में भरने वाली बात करने की कोशिश की है। तो राइट राइट उद्धव, मुझे लगता है इन बच्चों के तो क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी अब जी जी बच्चों के बिहाफ से ही। जी मैम। जैसे कि जो पुरुषार्थ आपने बताया, तो क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकेंगे कि पुरुषार्थ को उपनिषद में किस प्रकार से रखा गया है? मतलब थोड़ा एक बार ब्रीफली बताएंगे क्या? जी मैम। ओके। मैम, देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, इन चारों की अपनी अपनी वैल्यू है। कई बार ऐसे कहा जाता है कि धर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि धर्म के अनुसार चलने से ही आपको अर्थ का लाभ होगा, काम का लाभ होगा, मोक्ष का लाभ होगा। इसलिए धर्म सबसे बड़ा है। महाभारत इत्यादि में धर्म को सबसे बड़ा माना गया है। कुछ कहते नहीं, अर्थ सबसे बड़ा है, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं होगा यानी धन नहीं होगा, तब तक आप धर्म का भी निर्वाह नहीं कर सकते। अर्थ बहुत ज़रूरी है। और कुछ दर्शन है, चारवाक दर्शन है, जैसे उन्होंने काम को सबसे ऊपर रखा है, प्लेजर को सबसे ऊपर रखा है। उनका ये मानना है कि पूरा जीवन जो है केवल प्लेजर्स के लिए है। तो आप जितना हो सके इस लाइफ में इंजॉय करिए लाइफ को। लाइफ इज़ फॉर प्लेजर। तो उनका वो काम को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष को सबसे ऊपर रखा गया है। मोक्ष का अर्थ है कि लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एंड बर्थ एंड डेथ से मीनिंग क्या है? फ्रॉम ऑल अवर सफरिंग। बर्थ एंड डेथ के बीच में ही तो सारी सफरिंग है। तो उस सारी सफरिंग से मुक्ति पाना मोक्ष है। अब ये मोक्ष मिलेगा कैसे? मोक्ष केवल आत्मज्ञान से मिल सकता है और किसी चीज से नहीं मिल सकता है। या जो और दर्शनों ने जो मार्ग बताए हैं, किसी ने भक्ति बताया है, किसी ने कर्म बताया है, उन मार्गों से मिलेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि मोक्ष को ही सबसे ऊपर रखना है, उसी को हमें अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य वही मानना है।
तो बाकी हम जो भी कुछ करें वो सब हम उसी के अनुसार करें। कि अगर हमें ये बात क्लियर हो जाए कि मोक्ष पाना है, तो हम हमेशा सत्य बोलेंगे, हमेशा नॉन ईगोइस्टिक होंगे, अपने मन में जो दुर्विचार हैं वो नहीं लेके आएंगे, एक शुद्ध जीवन का आचरण करेंगे। तो जिसके मन में जो लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा, उसके अनुसार उसका जीवन भी वैसा हो जाएगा। तो इसलिए हम मोक्ष को सबसे ऊपर रखते हैं। और अर्थ काम जो है वो एक लिमिट तक चाहिए, और धर्म जो है वो भी एक मीन्स टू एन एंड है। उसके द्वारा हम अपनी आंतरिक शुद्धि करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड करते हैं। वो अपने आप में एक एंड नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं, वो अपना पुण्य ज़्यादा अर्जित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमा लें ताकि अगला जन्म अच्छा हो या ज़्यादा बेहतर लोक मिले। ऐसे मानने वाले भी लोग बहुत हैं। तो वो धर्म को ही अपना एंड मान लेते हैं, एंड गोल मान लेते हैं। लेकिन वेदांत इसके परे आपको ले जाना चाहता है। बोलते नहीं, आपको कहीं जाके मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष यहीं पे मिल सकता है अगर आप बस ये जान जाएं कि आपका सत्य क्या है। तो इसलिए वो मोक्ष को सबसे ऊपर। थैंक यू वेरी मच। और कोई स्टूडेंट्स पूछना चाहेंगे? किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो बच्चों, तो आप लोग जरूर पूछिए। लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग था और आप लोगों के सिलेबस से काफी रिलेट कर रहा है। सर, जैसे मोक्ष हम लोगों ने देखा है छोटे से कि ऋषि मुनि है, उनका आत्मा से परमात्मा का मिलन मोक्ष कहा गया है। लेकिन एक जैसे स्टूडेंट की लाइफ है, एक डेली वर्किंग मैन और वुमेन की लाइफ है, उनकी लाइफ में आखिर मोक्ष का क्या अर्थ है? ओके, नाइस नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मोक्ष हम सभी के जीवन में ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है उसकी। और वेदांत ये कहता है कि इवन अ कॉमन मैन, हम स्टूडेंट्स या एक कॉमन मैन भी मोक्ष की ही तलाश में है, जाने अनजाने। हम उसके अवेयर नहीं हैं, बट एक्चुअली में हम सब मोक्ष ही ढूंढ रहे हैं। मोक्ष कैसे ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम कोई भी दुखी नहीं होना चाहते, हम सब दुख से मुक्ति चाहते हैं। और ये मुक्ति हम हमेशा के लिए चाहते हैं। वही साइकोलॉजी में जो क्लाइंट्स आएंगे आपके पास में, वो यही दुखों से मुक्ति पाने के लिए आएंगे, साइकोथेरेपी के लिए या काउंसलिंग के लिए। तो हर कोई मोक्ष चाहता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि मोक्ष चाहते हैं। तो अब ये जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे मोक्ष की, वो ऐसे रेलेवेंट हो जाता है कि मोक्ष हमको लाइफ के किसी भी चीज से नहीं मिलेगा तो उनसे हम डिटैच हो जाएं। तो इसका एक रिजल्ट ये हुआ डिटैचमेंट। तो हम अपनी लाइफ को एक डिटैच्ड वे में लीड करेंगे, डिटैच्ड वे में लीड करेंगे और ड्यूटी ओरिएंटेड लाइफ को लीड करेंगे कि हम ड्यूटीज को सर्वोपरि मानेंगे, कि हम ड्यूटीज को फुलफिल करें। क्योंकि और किसी चीज से पा के कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पा लें और उससे हमें कुछ मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक मिनिमलिस्टिक लाइफ हो जाएगी, डिटैच्ड लाइफ हो जाएगी, पीसफुल लाइफ हो जाएगी, और जिसको कहते हैं एक संतुष्टि आ जाएगी। थोड़े से में भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मोक्ष कॉन्सेप्ट एक आम आदमी के लिए भी रेलेवेंट है। और कोई पूछना चाहता है स्टूडेंट्स? सर, देन इन शॉर्ट, एक डेली लाइफ में मोक्ष का यही मतलब होगा ना कि तमस के बीच रह के भी उससे डिटैच्ड रहना। एब्सोल्युटली, डिटैच। थैंक यू सर। डिटैचमेंट। यस। थैंक यू सर। एंड सर, अभी आपने बताया था कि फिलॉसफी में जैसे मेडिटेशन के कई सारे तरीके बताए गए हैं। हाँ। तो जब जैसे ऑनलाइन सर्च करते तो ऐसे तो वो मिलते नहीं है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे विपश्यना का आपने नाम सुना होगा, विपश्यना मेडिटेशन, which is a Buddhist meditation, a particular type of Buddhist meditation. Now, yoga meditation is different from Buddhist meditation because yoga में they focus on they focus on a form of Bhagavan. Vedantic meditation is different.
सो इस तरह से अलग अलग तरह के मेडिटेशंस हैं, सो अगर उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ देखता हूँ। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक होता है, उस पे भी बहुत से बुक्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो कुछ मेडिटेशन के ऊपर मैं लिटरेचर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। हाँ, उद्धव बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन, ये टाइप्स ऑफ मेडिटेशन जो अभी पूछ रही हैं, आई थिंक अपना नाम बताइएगा। शुभांगी? शुभांगी शुक्ला मैम फ्रॉम एएनडी हाँ, कॉलेज। एनजी कॉलेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है स्टूडेंट्स? सर मैस्लो पिरामिड में ये आत्म सिद्धि प्रत्यय, आप एक बार रिपीट कर देंगे अपना क्वेश्चन? सर आत्म सिद्धि प्रत्यय क्या है? अच्छा, देखिए प्रत्यय का मीनिंग होता है, ये आपने कहाँ पढ़ा है पहले तो ये बताइए। हाँ, स्मृति ये बताइए कि कहाँ पढ़ा है ये आपने आपने? पढ़ा है, किस दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है आपने? सर मैस्लो पिरामिड का तो मैंने गूगल पे देखा था, मैं उसी में आत्म सिद्धि प्रत्यय का मुझे बहुत कि आत्म सिद्धि क्या होती है सर? अच्छा, ठीक है। आत्म सिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या समथिंग एल्स? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एब्सोल्युटली। राइट, राइट। वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं। प्रत्यय शब्द उन्होंने और लगा दिया है। प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान, कॉग्निशन। अच्छा उद्धव जी, ये सूक्ष्म शरीर की बात आपने अभी कुछ समय पहले की थी, तो थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में बताइएगा कि ये सूक्ष्म शरीर को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करें? जी मैम, सूक्ष्म शरीर और इसका एक और नाम भी है लिंग, लिंग देह। ये दो नामों से इसको बुलाया जाता है। और वो ये वो बॉडी है या ये वो तत्व है जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। यानी कि जो पिछले जन्मों की हम बात करते हैं तो उसमें सूक्ष्म शरीर हमेशा हमारा रहा है। तो जो भी हमने कर्म किए या जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे थे पुराने जन्मों में, उन सबके संस्कार इस सूक्ष्म शरीर में जमा है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे कोई बाय बर्थ ही बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बाय बर्थ ही उसमें बहुत प्रतिभा होती है, तो वो इसीलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने कुछ ज्ञान ज़्यादा पाया था। और कोई होता है जो थोड़ा सा, जिसमें कुछ हम कह सकते हैं कि मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है बचपन से, तो उसका भी हम यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर उसका कुछ वीक है पास्ट लाइफ के इफेक्ट की वजह से। तो हम सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट इसलिए रखते हैं मैम, क्योंकि वेदांत में साइक्लिकल व्यू है सारी चीज़ों का। एक साइकिल में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जिस दिन मैं पैदा हुआ वही मेरा वही से मैं शुरू हुआ, उसके पहले मैं नहीं था, उसके पहले भी मैं था, और वो साइकिल्स के थ्रू होते हुए मैं आ रहा हूँ। तो वो सूक्ष्म शरीर उन साइकिल्स में है। और वो सटल है, यानी कि सूक्ष्म महाभूतों के सूक्ष्म एस्पेक्ट से बना हुआ है, पंच महाभूतों के। और उसमें ये 19 चीज़ें हैं, और उसी के अंदर मतलब हमारा माइंड है। और जब इस बॉडी की डेथ हो जाती है तो वो सूक्ष्म शरीर हमारा निकल जाता है आत्मा के साथ में। वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और वो दूसरा शरीर ले लेता है। तो यानी कि बहुत समय से जो संचित संस्कार हैं, या जो एक लाइफ से दूसरी लाइफ या कई लाइफ, आपने बताया कि एक चक्र होता है, तो यानी कि वो जो संचित हमारा ज्ञान है, संस्कार है, या जो कुछ भी हमने पास्ट लाइफ में सीखा है, वो सारी चीजें रिटेन होती हैं, वो कंटेन रहती हैं उस सूक्ष्म शरीर में। और जब डेथ हो जाती है तो वो ट्रांसफर हो जाता है टू अनदर बॉडी या वट एवर। क्या यही कुछ बता रहे हैं आप? जी मैम, उसके ओके, ओके। संस्कार रह जाते हैं। एक्चुअली हम भूल जाते हैं पुराने जन्म तो वैसे, लेकिन उसके संस्कार रह जाते हैं। जैसे आज अगर वेरी हम नाइस। ये भी बात करें कि इस जन्म की भी बात करें तो हम बचपन की चीज़ें याद नहीं है, लेकिन उनके संस्कार हैं राइट। वैसे ही। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और स्टूडेंट्स, आप लोग मन में कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं? मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा। कई सारी चीजें ऐसी थी जो
और भी सुनने का, समझने का, चिंतन करने का अवसर मिला। तो और भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछें। अभी सर हमारे पास 5 मिनट का समय बस और है। सर जैसा आप ये बता रहे हैं कि हर बर्थ के साथ हम लोग की पुरानी नॉलेज रिटेन होती रहती है, लेकिन हमने एक ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यूनिवर्स फॉर्मेशन के टाइम पे तो फिर जितनी लाइट्स, जितनी एनर्जीज के फॉर्म में बन गई, तो फिर ये बढ़ते टाइम के साथ हम लोगों की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हम लोग की एक्चुअली एंशिएंट। इसमें भी साइकिल है। क्या साइकिल है कि हम जो ये मानते कि एक बिग बैंग हुआ और उसके बाद यूनिवर्स आया, पहले नहीं था कुछ एंड उसके बाद आया। तो इन द वेदांतिक पर्सपेक्टिव वी बिलीव इन साइकिल्स, दैट इसके पहले एक दूसरा साइकिल चल रहा था, अब ये दूसरा साइकिल चल रहा है। मीन्स द यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग इन साइकिल्स एंड ऑल द जीवर्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो सब इन्हीं साइकिल्स के थ्रू बार बार आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो जीव किसी प्लांट के रूप में आ सकते हैं, या ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हैं, या एनिमल फॉर्म में आ सकते हैं, वो डिफर करता है। So population of humans is increasing, animals are becoming extinct. So maybe that is, maintaining the balance. सर इसकी हमने एक थ्योरी कहीं पढ़ी थी दैट ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, नाउ आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितना ट्रुथ है या नहीं है, कि हर बर्थ के साथ जो भी आप एनर्जी है या सोल है जो है वो डिवाइड होती जाती है, जिसकी वजह से इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एंड देन फिर इसमें हाँ अब सोलमेट का कॉन्सेप्ट है कि वो आ जाता है कि जो सोल हर बर्थ के साथ डिवाइड होती रहती है, तो उससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड वही जो है सोलमेट के कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि हाँ जब रीबर्थ लिया है तो ये ऐसा है। तो इसमें कितना ट्रुथ है? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं इस बारे में। सो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट ओवरऑल जो देखा जाए, जो पास्ट का जो भी हमारे साथ में आता है, वो बड़ा ही डॉर्मेंट सा रहता है, वो उभर के नहीं आता। उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है हमारी लाइफ में। अब जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है वेदांत का या इंडियन फिलोसफी का, बट समहाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन फिलोसफी। सो इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ सम पास्ट इम्प्रेशंस। तो वो कौन सा पास्ट इम्प्रेशन कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, नो बडी कैन टेल यू, नो बडी कैन से। So it is something which is unknown. ओके, वेरी नाइस। मुझे लगता है धीरे-धीरे समय हम लोगों का समाप्ति की सर। ओर बढ़ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी Thank लोगों you, ने sir. बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। और थैंक यू संगीता मैम, एनडी कॉलेज की विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों को ये लिंक शेयर किया और हम सब लोग जुड़ पाए। डीएवी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं क्या यहाँ पर? Yes, ma'am. डीएवी कॉलेज के कुछ बच्चे Yes, हैं? ma'am. Yes, ओके, ma'am. Yes, ओके। ma'am. ओके, ओके, सरिता मैम से आज मेरी बात हुई थी। थैंक यू टू Thank you. सरिता Thank मैम। you. जो जोहारी देवी में डॉक्टर साधना मैम से साधना यादव जी से मेरी बात हुई थी, और डीजी कॉलेज में वंदना जी, सुषमा जी, मैं सभी को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों से ही मेरी बात हुई थी। मुझे लगा कि हम सब क्यों ना एक होलिस्टिक वे से सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को जोड़ लिया जाए, क्योंकि एमए की स्ट्रेंथ अब इतनी कम होती जा रही है, और मुझे लगा कि उद्धव जी का जो भी ज्ञान है वो सभी डिपार्टमेंट यानी 4-5 महाविद्यालय में जहाँ-जहाँ पीजी चल रहा है, मैं सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक छोटी-सी हमारी कोशिश थी। तो मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी कॉलेजेस की महाविद्यालय में जो विभागाध्यक्ष हैं, खासतौर से संगीता मैम को, साधना जी को, वंदना, डीजी कॉलेज, सुषमा जी, डीजी कॉलेज, एंड इधर पीपीएन के भी बच्चे
जुड़े ही हैं, तो पीपीएन, एएनडी, डीएवी, डीजीएन, जुहारी, तो बहुत सारे हम लोग डाइवर्सिफाइड वे में बहुत से स्टूडेंट्स हम लोग आज कनेक्टेड हैं, और अभी 2 दिन और हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो इट इज़ रियली हम लोग का प्रिविलेज है कि हम लोग बहुत अच्छी टॉक और बहुत अच्छा लेक्चर आज हमने इस मंच से सुना। और नो डाउट इंडियन साइकोलॉजी एक इमर्जिंग ब्रांच की तरह आ रही है। अभी आप लोग यूजीसी में जो नेट की परीक्षा देते हैं या जो Yes, सिविल ma'am. सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में भी आईएसपीसीएस की परीक्षा में भी इंडियन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा अंश है जो पूछा जाता है। और साथ ही आपका जो एमए प्रीवियस में सेकंड यूनिट है वो आपकी इससे कवर हो रही है, और ज्यादातर हिंदी की किताबों में इसका कंटेंट नहीं है, इंग्लिश की बुक्स में है। तो मुझे लगता है कि इस रूप में भी देखा जाए तो आज का लेक्चर बहुत ही सार्थक मुझे तो लग रहा है। बाकी तो आप में से कोई फीडबैक देना चाहे तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए अगर कोई बोलना चाहे तो जरूर बोले। इसी के साथ मैं उद्धव को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम लोग फिर कल शाम को 6 o'clock मिलते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं यही आग्रह करूंगी कि आगे भी, चूंकि भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, नॉट ओनली फॉर द कोर्स, लाइफ के लिए भी बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल दी स्टूडेंट्स। इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर धन्यवाद आभा जी। आभा जी। हाँ, और यस मैम, यस हाँ, मैम, नमस्ते, नमस्कार नमस्ते मैम। नमस्कार। असल में आज थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था, इसलिए बीच जी बीच जी में तो जी, हमने आप उधर जी का लेक्चर अटेंड किया, और बहुत ही जितना भी सुना मुझे लगा कि ये इंडियन साइकोलॉजी पे इनकी नॉलेज बहुत ही डेप्थ नॉलेज है, और सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बहुत ब्रीफली समराइज किए, और ख़ास तौर से साइकोलॉजी के बच्चों को फिलॉसफी से जोड़ते हुए उन्होंने जो एक सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, वो बहुत ही एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए भी। हम लोगों को भी बहुत सारी इंसाइट्स मिली कि हम लोग जो है किस तरह से जो है फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को साइकोलॉजी के साथ में जोड़ सकते हैं। और बच्चों ने पार्टिसिपेट भी अच्छे से किया। शुभांगी शुक्ला हमारी स्टूडेंट है ना? यस तो मैम, जो यस मैम, उसने बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एक्टिवली जिज्ञासा पार्टिसिपेट है किया। इनका, काफी चीजें उन्होंने पूछी। और जी थैंक यू मैम जी। कि आप इतना समय निकाला, आप हम लोगों से इस मंच से जुड़ी, तो नहीं इसके नहीं, लिए भी बिल्कुल बहुत बहुत थैंक नहीं। यू। थोड़ा टाइम ऐसा था कि थोड़ी घरेलू उसमें थोड़ा जी सा जी, हमारा मैं इन्वॉल्वमेंट समझती रहा, हूँ। जी लेकिन जी जो जी, है बीच बीच में मैंने मतलब काफी कुछ आप सुना उद्धव जी का, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत इस एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों ने थोड़ा सा, बच्चे वो हो गए थे ये मॉस्लोज हायरार्की, तो सब बच्चे जानते हैं हमारे यहाँ के भी यस, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग रहा जब इन लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना। अब बताइए मैम, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, बताइए कहाँ जाएं, हमें तो ये नहीं समझ में, वेयर टू गो। साइकोलॉजी के बच्चे कह रहे हैं कि मैस्लो वाला तो नहीं सुना सर कभी। अब बताइए मैम क्या करें। Psychological needs, safety needs, मतलब belonging, दैट इज रियली, necessary. मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे। Very surprising. चलिए कोई बात नहीं, बच्चे तो तो बच्चे चलिए ही हैं। कोई बात नहीं, अभी और बहुत कुछ बाकी है। तो कल हम लोग शाम को 6 बजे फिर से बच्चे लोग हम लोग कनेक्ट होंगे। एंड उद्धव जी, लिंक विल बी द सेम, आई होप। सेम मैम, सेम। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम, ओके, थैंक नमस्ते। यू जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, चलिए ठीक है, फिर से हम लोग जुड़ते हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।